गुड आफ्टरनून सबको। आप लोगों को कल का क्या टॉपिक था बताओ? कल क्या पढ़ा है आप लोगों ने? रिवीजन। रिवीजन किए हो ना? किस चीज का? इंट्रोडक्शन इंग्लिश। ओके, बताओ बेटा क्या क्या है इसमें? बताओ। निकिता आप बताओ, हम लोग क्या क्या पढ़े उससे पहले? इंट्रोडक्शन पढ़े मैम, और इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, इंग्लिश हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या क्या चीजें थी और इसके अंदर? इसके अंदर हमें इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए और इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है, और हमें इंग्लिश बोलना आना चाहिए। ठीक है, शुभांगी आप बताओ बेटा, हमारी क्लास कहाँ से स्टार्ट हुई थी? सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या था हम लोगों का? शुभांगी बताओ बेटा। आप बताओ प्रमीला। आफ्टरनून मैम। हाँ चलो बताओ। इंग्लिश सीखने के 10 कारण में। हाँ बताओ उसमें क्या क्या था? मतलब इंग्लिश क्यों जरूरी है, जैसे हम किसी यात्रा में जा रहे हैं बाहर, तो वहां पे मतलब किसी से बात करना होता है तो इंग्लिश में ही बात करना होता है, और मेडिकल में भी इंग्लिश का उपयोग किया जाता है, और इंटरनेट में भी इंग्लिश का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर आजकल हम मतलब यूज करते हैं, उसमें पूरा फंक्शन वंक्शन पूरा इंग्लिश में रहता है मैम। और क्या थे उसके आगे की कंटेंट? पूरा रिपीट करिए ना एक बार। बताइए। सबसे पहले क्या टॉपिक था आपका? इंग्लिश इज अ ग्लोबल। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि व्हाई इंग्लिश सो इम्पोर्टेंट, ये बताया था। उसके बाद यस मैम। उसके बाद क्या बताई थी? हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, ये बताई थी। तो आप लोगों को पता है कि नहीं पता है कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट थे? पता है कि नहीं पता है कि रिपीट करना पड़ेगा? याद है या नहीं याद है सबको? याद है मैम। तो फिर बता क्यों याद नहीं है। रहे हो? सबसे पहले मैंने आप लोगों से ये डिस्कस करी थी कि व्हाई इंग्लिश सो इम्पोर्टेंट। उसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताई थी कि हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज क्यों जरूरी है। उसमें सबसे पहले ये था कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। मैं आप लोगों को Yes, बस ma'am. एक बार रिमाइंड करवा रही हूँ ये सारी चीजें, ठीक है? उसके बाद में आपको ये बताया गया था कि इंग्लिश आप लोगों के लिए जॉब में कैसे यूजफुल है, ठीक है? तीसरा, इंग्लिश आप लोग अगर आपके फ्लो में लेकर के आते हो तो वो नए लोगों से मिलने में आपको कैसे हेल्प करेगी, ये था, ठीक है? फोर्थ में ये था साइंटिफिक जो पेपर्स जो होते हैं वो उसमें हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज पूरी 53 कंट्रीज में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, इसलिए वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती है। उसके बाद में फिफ्थ में था इंग्लिश इज अ
इज द लैंग्वेज ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। टीवी शोज वगैरह पे हमारे इंग्लिश में ही सारे आजकल प्रोग्राम्स होते कि नहीं होते हैं। बुक्स हमारी काय में होती है, इंग्लिश में होती है। सॉन्ग्स होते हैं, फिल्म्स होती है, टीवी शोज हो गए, ये सारी चीजें किस में होती है? इंग्लिश में होती है कि नहीं होती है? उसके बाद इंटरनेट हम लोग जो यूज करते हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है। अगर हम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो हमारा ट्रैवलिंग इजी हो जाता है। उससे हम लोग अदर कंट्रीज में जाकर के घूम सकते हैं, वहां के बारे में ज्यादा अच्छी नॉलेज हम लोग गेन कर सकते हैं। कि नहीं? यस मैम, कर सकते हैं। 8वां क्या टॉपिक था? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज फॉर बिजनेस। है ना? कैसे है वो बिजनेस के लिए, कैसे इंपॉर्टेंट है? बताओ कोई। बताओ। सामने आपके जैसे हम लिखा लोग हुआ बिजनेस है, करने मैंने कहीं आपको बाहर बता भी चुकी हूँ। बोलो। जैसे हम लोग बिजनेस करने कहीं बाहर अदर कंट्रीज जाते हैं तो हर जगह हमारी भाषा नहीं बोली जाती, इंग्लिश भी बोली जाती। तो सेकंड ग्रुप में मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं तो हम लोग उन लोगों को अपनी भाषा तो नहीं सिखा सकते, लेकिन अगर हम लोग को वही अंग्रेजी आती रहेगी तो हम लोग उन लोगों से बात कर सकते हैं। ठीक है। और कोई बताओ। मनीषा आप बताओ। जी मैम। जैसे बिजनेस के क्षेत्र में प्रोजेक्ट हो गया, वो सब बनाएंगे ना तो वो भी इंग्लिश में रहेगा। और हम लोग पहली बार जब जॉब में जाएंगे हम लोगों का इंट्रोडक्शन भी इंग्लिश में ही होगा, तो हम लोगों को इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। वंदना आप बताओ। हम लोग अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हम लोग अदर कंट्री में अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग अपनी भाषा के अलावा इंग्लिश को ही समझ सकते हैं। और आप लोग, आपको और किसके बारे में क्या पता है कि क्यों इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है? बताओ। इंग्लिश पूरा यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ये इसका यूज सभी जगह होता है आजकल। इंग्लिश पता रहेगा तो हम पूरे कंट्री में या फिर जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ अपनी बातों को अच्छे से कर सकते हैं। और आपने इस चीज को नहीं बोला कि आपका जो इंटरनेट आप जो यूज करते हो उसमें यूज में आता है, और आपके जो पेपर वर्क है वो सारी चीजें इंग्लिश में की जाती है। नए लोगों से कम्युनिकेट करने में इजी होता है कि नहीं होता है? होता है। ये जो टॉपिक था कि ट्रैवलिंग इज लॉट इजियर विद अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इसको एक्सप्लेन करो। निकिता आप बताओ, कैसे कैसे इजी हो जाएगा हमारे लिए ट्रैवलिंग, हमें अगर इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो? जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं मैम, तो अगर हमको अगर इंग्लिश आता है तो हम आसानी से उन लोग के साथ बात कर सकते हैं। और जैसे आप कहीं अदर कंट्री में गए तो वहां पर कैसे यूज में आएगी इंग्लिश? अदर कंट्री में पता नहीं मैम। अदर कंट्रीज में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कैसे यूज में आ सकती है? क्योंकि देखो, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में हमारी क्या लैंग्वेज है? हिंदी है ना। हाँ मैम। सेकेंडरी लैंग्वेज हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश। जैसे मान लो अगर हम किसी अदर कंट्री में जाते हैं, स्पेन में जाते हैं या फिर रशिया में जाते हैं, तो वहां की भी अपनी एक लैंग्वेज होगी। जैसे रशिया में रशियन लैंग्वेज होगी, स्पेन में वहां की अलग लैंग्वेज होगी। तो वहां हम जाते हैं तो वहां की लैंग्वेज सीख सकते हैं क्या? नहीं सीख सकते। हिंदी हम उनको सिखा सकते हैं क्या? नहीं नहीं सिखा सकते ना।
तो हम जब सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप पे इंग्लिश को यूज कर रहे हैं, हमारे पेपर वर्क, हमारे डॉक्यूमेंट हो गया, हमारा जो स्टडी मटेरियल हो गया, उसको हम लोग इंग्लिश में करते हैं ना, कि हम इंग्लिश के टच पे रहे। तो उसी तरीके से वहां के भी लोग अपनी लैंग्वेज के साथ साथ एक लैंग्वेज और यूज करते हैं। यस मैम। और इंग्लिश हम अगर वहां बोल पाएंगे तो हम लोग वहां के लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो आप समझ में आया कि अगर हम लोग अगर ट्रैवलिंग में हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज कैसे यूज में आएगी? यस मैम। आगे देखो, यहाँ पे और एक स्लाइड लिखी हुई है, यहाँ पर विथ इंग्लिश यू कैन स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया का अध्ययन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये सारी चीजें पहले बता चुके हैं कि एक्सप्लेन हो गया है ना आप लोगों को? तो ये सारी चीजें हुआ है या नहीं हुआ है? यस मैम। तो फिर आप लोग क्यों नहीं बता पा हो रहे? गया मैम। तो फिर बताओ इसको। बताइए। उमेश्वरी, आप बताओ। व्यवसाय के लिए 9th का जो टॉपिक है यहाँ पे लिखा हुआ है, विथ इंग्लिश यू कैन स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये लिखा हुआ है। ये टॉपिक पे मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन करी थी इस लाइन के लिए, उसको बताओ। ये देखो यहाँ हिंदी पे भी लिखा हुआ है, इसी को पढ़ के बता दीजिए कि कैसे हमारे यूज में आएगा। अंग्रेजी के साथ आप पूरी दुनिया में अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी इतने अलग अलग देशों में बोली जाती है और दुनिया भर में हजारों स्कूल और विद्यालय हैं जो अंग्रेजी में कार्यक्रम पेश करते हैं। यदि आप अच्छी अकादमी बेटा रुको अंग्रेजी बोलते हैं। रुको रुको रुको, यहाँ जो लिखा हुआ है इसको मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करी थी कि कैसे आप लोगों के यूज में आ सकती है इसमें इंग्लिश। जैसे देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज अलग अलग देशों में जो बोली जाती है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे रही हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस इंग्लिश इज स्पोकन सो मैनी डिफरेंट कंट्रीज। आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि हमारे यहाँ रामायण लिखा हुआ गया था। किस लैंग्वेज में लिखा गया था वो? संस्कृत में। संस्कृत में ना। फिर हमको लगा कि संस्कृत सभी लोगों को नहीं समझ में आ रही है, तो उसको किस में लिखा गया? हिंदी में। हिंदी में। हिंदी हिंदी में। के बाद हमको फील हुआ कि इसे सारी दुनिया के लोगों को जानना जरूरी है, तो उसे किस लैंग्वेज में लिखा गया? इंग्लिश में। इंग्लिश में, है ना। यस मैम। सेम चीज अगर पहले के टाइम पे जो साइंटिफिक पेपर्स जो बने हुए थे या फिर किसी ने अगर कुछ बनाया था पहले के साइंटिस्ट ने, तो उसने उसकी डिटेल्स को किस लैंग्वेज में लिखा होगा? अपनी लैंग्वेज में ना, वो जहां से बिलोंग करते थे या उन्हें दूसरी लैंग्वेज आती थी उसमें लिखा था ना उन्होंने। यस मैम। तो उसे जब पूरी दुनिया में बताया गया कि इस टाइप की कोई चीज बनी हुई है, तो उसके बारे में जानकारी सब उसको पढ़ सके या उसके बारे में जान सके, तो उसके लिए उस रिसर्च को किस पेपर में लिखा गया होगा, किस लैंग्वेज पे लिखा गया कि ताकि उसको सारे लोग समझ सके? इंग्लिश में लिखा गया है ना। यस मैम। तो अभी समझ में आया कि आपके लिए कैसे यूज में है। यू कैन स्टडी ऑल ओवर वर्ल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप पूरी दुनिया में अध्ययन कर सकते हो। मतलब पूरी दुनिया में जहाँ पर जो भी चल रहा है वहाँ की डिटेल्स ले सकते हो, आप वहाँ के बारे में पता कर सकते हो वहाँ क्या चल रहा है, या वहाँ पर अगर कुछ नया कुछ आविष्कार हुआ है तो उसकी जानकारी को आप पढ़ सकते हो ना, आप उससे टच में आ सकते हो। अभी आया समझ? यस मैम। बहुत सिंपल सा तो है, आपको बस दो लाइन में एक्सप्लेन करना है कि क्यों जरूरी है।
देखो यहाँ पे लास्ट लाइन और लिखी हुई है, इंग्लिश गिव्स यू एक्सेस टू मल्टीपल कल्चर्स। इसको भी एक्सप्लेन किया गया था आपको, बताओ इसको। बताओ सीमा, आप बताओ। बताओ बेटा। 4 लोग ना। मैम स्लाइड नहीं दिख रहा है। अदर कल्चर्स में हम लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करो। यस मैम, अदर कल्चर्स अगर हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि हम लोग इंडियन है मैम, लेकिन हम लोग दूसरे कल्चर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अभी सबसे पहले तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आ रहा है, लेकिन इसमें से बहुत से इंडियंस जो है वो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे क्रिसमस डे आता है तो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, मुहर्रम आता है उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सब उसको कर सकते हैं। मैम दिखा स्लाइड, मैं पढ़ रही हूँ स्लाइड। English give your access to multiple cultures. Give knowledge of English will allow you to access film, music, and literature from hundreds of countries around the globe. Not be mentioned the fact that numerous books from across the world are translated into English. Few experiences will make you grow as a person more than learning the values, habits, and way of life in a culture that is different from yours. अंग्रेजी आपको कई संस्कृतियों तक पहुंचा देती है। अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान आपको दुनिया भर के सैकड़ों देशों से फिल्मों, संगीत और साहित्य तक पहुंचने की अनुमति देगा। इस तथ्य को उल्लेख नहीं करने के लिए कि दुनिया भर की कई पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, कुछ अनुभव आपको एक संस्कृति के रूप में मूल्य, आदतों और जीवनों के तरीकों को सीखने से अधिक एक व्यक्ति के रूप में विकसित करेंगे जो आपसे अलग है। हो गया ना? ऊपर की स्लाइड्स में किसी को कुछ डाउट है? 10 रीजंस जो थे व्हाई इंग्लिश सो इम्पोर्टेंट थे। नो मैम। आपसे याद रहेगा कि नहीं ये सारी चीजें आप लोगों को? यस मैम। कम से कम एटलीस्ट 5 रीजंस तो आप लोग बताओगे कि आप लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। यस ठीक है हम लोग बहुत बार रिपीट कर चुके हैं ना इस चीज को। यस मैम। तो बार बार नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है? यस मैम। अभी स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? यस मैम। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, इसको बताओ आप लोगों को क्या क्या पता है, कैसे आप लोग अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करोगे? मैं बता रही हूँ। हाँ बताओ, अपना नाम बताओ उसके बाद स्टार्ट करना। मेरा नाम रीना मारकंडे। मैम रोजाना इंग्लिश गाना सुनकर इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश मूवी देखकर इम्प्रूव कर सकते हैं, और डेली लाइफ में यूज करके, और चलते फिरते पोस्टर में इंग्लिश शब्द लिखा होता है उसे पढ़ कर सकते हैं। नए वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं तो आप उसको गूगल करके आप उसका मीनिंग पता कर सकते हो। न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं मैम, और उसमें जो वर्ड लिखा होता है ना उसे हमें स्पेलिंग याद करना होगा, उससे भी हो सकता है इंग्लिश इम्प्रूव। और ऑनलाइन शॉपिंग से हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग से कैसे होगा?
मैम जैसे कि हेलो, हाँ बोलो। हाँ मैम मनीषा कैसे करो। हाँ, अब और ना जो इंग्लिश इंग्लिश जिसका ज्यादा यूज करता है ना मैम, उसके साथ रहने से भी हो सकता है। और अपने फ्रेंड लोग के साथ इंग्लिश में ही बात करना चाहिए और बोलने की कोशिश करते रहना चाहिए। हो गया मैम। चलो ठीक है, कोई और बताओ। तिलेश्वरी आप बताओ। हमें इंग्लिश गाना सुनना चाहिए, इंग्लिश बुक पढ़ना चाहिए और रोज इंग्लिश के नए वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। और ज्यादा जो इंग्लिश में बात करते हैं उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। और कुछ कर हो सकते गया हो? मैम। नीलू आप बताओ बेटा। रोज इंग्लिश गाना सुनकर, इंग्लिश का बुक पढ़कर और इंग्लिश बोलने वाले के साथ रहकर डेली डेली यूज करने वाले वर्ड में इंग्लिश का प्रयोग करके। होगा ना। अम्बा आप बताओ। अम्बा आप बताओ बेटा। हेलो हाँ बताओ। हेलो। इंग्लिश का हम यूज व्यवसाय में और बिजनेस में, स्कूल लाइन में, स्कूल कॉलेज में कर सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ बोलो, आवाज आ रही। हम इंग्लिश का उपयोग हम कॉलेज में कर सकते हैं, बिजनेस में कर सकते हैं, बैंकिंग में कर सकते हैं। और हो गया। हमारी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करेंगे ये बताओ। क्या मैम? इंग्लिश हमारी कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये बताओ। इम्प्रूव करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बताई थी आपको, वो बताओ। नहीं पता। बताओ, नहीं पता। चंद्रा आप बताओ। रोज नए इंग्लिश गाने सुन के, रोज इंग्लिश में मूवी बेटा देख के। आप लोग सारे लोग सबसे पहले इंग्लिश सॉन्ग को ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो। आप लोग ये भी बोल सकते हो ना कि रोज एक नए वर्ड को हम लोग पढ़ सकते हैं, उसकी स्पेलिंग याद कर सकते हैं। हाँ यस मैम। तो फिर ये भी तो बोल सकते हो। सारे लोग सॉन्ग पे फोकस कर रहे हो। वही याद है मैम। हाँ चलो ठीक है, बताइए। जो मैं खोलना था इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के। कहीं भी जाते हैं तो इंग्लिश में कुछ वर्ड लिखा रहता है, उसको पढ़ के। हाँ और जैसे कि मोबाइल में सारे ऐप्स इंग्लिश में ही रहते हैं, तो
उसको भी पढ़ना चाहिए और उसका स्पेलिंग भी याद करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी इंग्लिश इंप्रूव हमें होगी ना, इंग्लिश बोल नए वर्ड्स हाँ हमको पता चलेंगे। यस मैम। और सारे मेडिकल फील्ड में इंग्लिश का ही उपयोग होता है, मेडिसिन वगैरह में। तो इंग्लिश अगर हमें अच्छे से आएगा ये बोलने और समझने, तो हम उसका भी अच्छा से कुछ भी। चलो ठीक है। नारायण जी, नारायण जी आप बोलो बेटा। क्या क्वेश्चन है मैम? हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। हम लोगों से करेंगे इंग्लिश में तो भी हमारा होगा इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश बोलने का आसपास भी, और सुबह डेली ऐसे 10 वर्ड ऐसे इंग्लिश में उसको सामने में हिंदी में लिखेंगे और उसको रोज देखेंगे तो हमारा होगा। चलिए ठीक है, आप सभी लोग सेकंड थोड़ा लिंक ज्वाइन करिए, ठीक है। यस मैम। आप बोलो बेटा। आवाज आ रही है मेरी? उमेश्वरी, आ रही है आपको आवाज? आपसे एक बार पहले और क्वेश्चन हो चुका है ना, बोलो इसको। यस मैम। अभी बोलकर बताओ। इंग्लिश का हम छोटे छोटे वर्ड में उपयोग करके इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, और कंप्यूटर चलाते वक्त भी कंप्यूटर में मतलब इंटरनेट में हर चीज इंग्लिश में लिखा रहता है, उसको पढ़ सकते हैं। और जिस चीज का हम मीनिंग नहीं जानते उसको भी लिख कर रखना चाहिए और उसका मीनिंग निकालना चाहिए गूगल से, और स्पेलिंग भी याद करना चाहिए। देखो मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रही हूँ, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। आप लोगों को ये सारी चीजें मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना। देखो इंग्लिश गाने आप लोग सुन सकते हो। दूसरा, प्रैक्टिस द न्यू इंग्लिश वर्ड, मतलब कि रोज आप एक नया वर्ड प्रैक्टिस पे ला सकते हो, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू स्पीक और थिंक इन इंग्लिश, मतलब कि आप लोगों को इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आपको एक नया सेंटेंस हमेशा अपने दिमाग में लाना है, उसे बोलने की प्रैक्टिस करना है, मतलब कि कोई एक नया वर्ड या फिर नया सेंटेंस आप लोग रोज प्रैक्टिस में लेकर के आओगे, ठीक है। स्पेंड मोर टाइम विद इंग्लिश स्पीकर्स, मतलब कि जो लोग ज्यादा इंग्लिश में बात करते हैं या फिर इंग्लिश से आप मतलब जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है, वैसी चीजों से आप हमेशा कनेक्ट में रहोगे। जैसे आप लोग यूट्यूब का यूज कर सकते हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, कॉमिक पढ़ सकते हो, इंग्लिश मूवीज देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजों पे होगा। ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, इससे आप लोगों को बहुत सारी चीजों के हिंट मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो मोबाइल ऐप है, ऑडियो बुक्स है, फिल्म्स है, म्यूजिक है, ट्विटर है, टेक्स्ट बुक है, सोशल नेटवर्क है, न्यूज़पेपर है, ट्रेवल है, यूट्यूब है। ये सारे इससे आप लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना, ठीक है। ये सारे कुछ वर्ड्स है जिसको हम लोग ने यूज में लेकर के आए थे। मैंने आप लोगों की यूज करने का आपको टाइमिंग बताया था कि आप लोग कब इस वर्ड को यूज कर सकते हो, बताया था ना मैंने, प्रैक्टिस पे लाते हो।
बोलते हो आपस में कुछ वर्ड्स जो आपके डेली यूज के हैं? कितने लोग बोलते हो कि नहीं बोलते हो कोई भी? बोलते हैं मैम। ये छोटे छोटे से सेंटेंस है जो आप लोग डेली यूज में आप लोग ये सारी चीजें यूज में ला सकते हो। यहीं से स्टार्ट करोगे तो ही आगे की चीजें आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो ये वर्ड्स को रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है ना अभी। सेल्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने इसके बारे में, क्यों इम्पोर्टेंट है सेल्फ इंट्रोडक्शन? यस मैम। बताया था ना मैंने इसके बारे में आप लोगों को। यस मैम। क्यों इम्पोर्टेंट है बताओ कोई भी एक जन, जल्दी से रिवाइज करो। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? अपने आप को पेश करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ मतलब इससे ना मैम अपना आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और दूसरों से कैसे मतलब बात करके फ्रेंडशिप कर सकते हैं। और ये देखो यहाँ पे और एक लाइन लिखी हुई, यू शुड प्रोवाइड अ सेल्फ इंट्रोडक्शन एनी टाइम यू मीट समवन न्यू एंड डोंट हैव अ थर्ड पार्टी टू इंट्रोड्यूस यू। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको अपना इंट्रोडक्शन खुद से देना चाहिए, ना कि कोई तीसरा पर्सन आपको इंट्रोड्यूस कराए। ठीक है, यस मैम। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए और इसको अपने माइंड में भी आप लोग सेट करिए कि आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद से दो और आपको किसी और की इसमें हेल्प ना पड़े। ठीक है, यस मैम। सेल्फ इंट्रोडक्शन आप खुद दोगे, उसके यूसेस क्या है आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। आपका स्टेज फेयर दूर होगा, आपकी वर्डिंग्स क्लियर होगी ना? यस मैम। यस मैम। एक आप लोग अगर अपना अच्छा इंट्रोडक्शन देते हो तो आपके लिए कैसे यूजफुल है, कैसे यूजफुल है अगर आप अपने मैम सामने वाले का इंप्रेशन अच्छा बनेगा, जिससे हम ही को फायदा होगा। अगर हम किसी जॉब में है तो फिर हमारा प्रमोशन होने के भी चांसेस रहते हैं। तो सबको पता है ना कि सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारा खुद देना क्यों इम्पोर्टेंट है? यस मैम। और गुड कम्युनिकेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। व्हाई इज अ गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंट? यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है, इट इज इम्पोर्टेंट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बिकॉज इट शोज योर एबिलिटी यू मीट न्यू पीपल एंड कॉन्फिडेंटली। ये अपने आप को कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को शो करेगा नए लोगों के सामने में, आपका कम्युनिकेशन इससे सुधरेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, क्या करना है हमको सबसे पहले? ग्रीटिंग करनी है ना। ग्रीटिंग कितने टाइप की होती है? 2 टाइप। कौन कौन से टाइप होते हैं उसके? फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रीटिंग्स कहाँ यूज में आती है? जैसे स्कूल कोई भी एक बोलो, कोई भी एक बताओ। फॉर्मल ग्रीटिंग्स कहाँ यूज में आती है? प्रोफेशनल और इनफॉर्मल? पर्सनल लाइफ में ना। फॉर्मल ग्रीटिंग्स में हम लोग कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं? देखो यहाँ पे लिखा हुआ, हेलो यूज कर सकते हो, हाउ आर यू यूज कर सकते हो, गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, गुड आफ्टरनून बोल सकते हो। बाकी सारी हमारी इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स है। ठीक है, हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, हमारा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? अगर आपको बोला जाएगा कि आप आपके बारे में कुछ बताइए तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। कितने मिनट का होना चाहिए? कम से कम 3 मिनट का होना चाहिए। और उस 3 मिनट के अंदर आप आपके बारे में सारी चीजें बताओगे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और आप करंट में अभी क्या कर रहे हो, और आप क्या करना चाहते हो, देन आपकी हॉबी, उसके बाद थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैंने अभी ये सारी चीजें आप लोगों को बता चुकी है। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? ग्रीटिंग से स्टार्ट होगा। कौन सी ग्रीटिंग यूज करोगे? फॉर्मल। ठीक है,
उसके बाद आपका नाम, नाम आप कितने तरीके से बता सकते हो, 4 तरीकों से आप बता सकते हो। दिस इज आपका नाम, आई एम आपका नाम, माई सेल्फ आपका नाम, और उसके बाद माई नेम इज आपका नाम जो भी है, ठीक है। माई सेल्फ आप बहुत कम यूज करोगे क्योंकि ऑफिशियली नहीं यूज किया जाता है ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आपका प्लेस, आप Yes, 2 ma'am. तरीके से आपका प्लेस बता सकते हो, आई एम फ्रॉम बता सकते हो, देन आई बिलोंग्स टू बता सकते हो। दोनों में से कोई भी एक लाइन आप चूज कर सकते हो। आई एम फ्रॉम के बाद में आप क्या करोगे, जहां से हो उसे पुट करोगे, या फिर आई बिलोंग्स टू, यहाँ पे टू नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे टू भी ऐड करोगे, ठीक है। Yes, उसके ma'am. बाद क्वालिफिकेशन, सब ज्यादातर ये होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो लोग अभी 12th नहीं पास आउट किए, वो लोग जनरली क्या बोलते हैं, आई एम इन क्लास 12th या फिर 10th ये बोलते हैं। तो वो चीज नहीं बोलनी है, वो चीज रॉन्ग वे में आती है। तो उसकी जगह आप क्या यूज करोगे, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, आई एम इन 8th स्टैंडर्ड ये बोलोगे, ठीक है। जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो लोग अपनी क्वालिफिकेशन में क्या बताएंगे, आई एम ग्रेजुएटेड इन, जिस पे आपने आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ठीक है। और जिनका अगर ये जब आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो अब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे बता सकते हो, आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड इन, आपका जो कोर्स है आपने जिसमें आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हो। जैसे आई एम ग्रेजुएटेड इन बीए, आई एम ग्रेजुएटेड इन बीकॉम, बीएससी, जो भी जिसपे भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा आप उसको यहाँ ऐड करोगे। आई एम परस्यूइंग में आप क्या बताओगे, जो आप करंट में अभी कर रहे हो, ठीक है। आप इसमें से कोई भी एक लाइन चूज करोगे, ये आपके नॉलेज के लिए कि आप इतने तरीके से अपने बारे में बता सकते हो, या फिर लास्ट वाली लाइन को यूज कर सकते हो, आई मीन बीए सेकेंड ईयर बोल सकते हो। जो लोग फाइनल ईयर में होंगे आई मीन बीए फाइनल ईयर, या फिर बीएससी फाइनल ईयर, या फिर बीएससी सेकेंड ईयर। देन आप जैसे अभी एमएलटी का कोर्स कर रहे हो, जब वो डन हो जाएगा तो वो आपकी एडिशनल स्किल्स में ऐड हो जाएगा, तो आप उसको ये बोल के बता सकते हो, आई हैव डन, आपका एमएलटी के कोर्स का जो मंथ है ड्यूरेशन आप उसको यहाँ मेंशन करोगे, ट्रेनिंग ऑन एमएलटी फ्रॉम DDGKY, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, आया No, या नहीं ma'am. आया। हॉबी, Then हॉबी पे आप I कैसे am ऐड करोगे, माय हॉबी इज रीडिंग बुक। एक चीज का आप लोग ध्यान रखोगे, आपकी हॉबी वैसे एक ही होती है लेकिन कई लोगों की 2 हॉबी होती है, तो वो लोग जब अपनी हॉबी बताएंगे और उनकी हॉबी अगर 2 है तो वो लोग माय हॉबी आर, आप आर का यूज करोगे वहां पे, इसका यूज नहीं करोगे। और किसी की हॉबी सिर्फ एक ही है तो माय हॉबी इज, इसमें से आपकी जो भी हॉबी है आप उसको वहां पुट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में आप लोग थैंक यू बोलोगे। ये आपका कौन सा इंट्रोडक्शन था, शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। introduction. और आपका जो फुल इंट्रोडक्शन है उसमें आप पे एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा, स्टार्टिंग वहीं से होगी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम में हो। देन आपका नाम, उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हो, उसके बाद आपके पापा का नाम और आपके पापा का प्रोफेशन। जैसे कि माय फादर नेम इज, आपके पापा का नाम ही इज अ फार्मर, या फिर आपके पापा का जो वर्क है आप उसको मेंशन कर सकते हो। उसके बाद माय मदर नेम इज, आपकी मम्मी का नाम, शी इज अ हाउसवाइफ, जिनकी मम्मी हाउसवाइफ है। अगर किसी की मम्मी अगर किसी वर्क से रिलेटेड है तो उस वर्क को वहां मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बता चुकी हूँ। फिर आपकी हॉबीज और लास्ट में आपका एम, देन थैंक यू, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया, Yes, ma'am. क्लियर है ना सब कुछ। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। Yes. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अभी आप लोग ये बताओ, इससे कुछ आप लोगों को समझ में आता है कि स्पीच क्या होती है, स्पीच के बारे में किसी को कुछ पता है। चलो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप मान लो क्लास पे भी हो, या फिर आप कई बार ऐसा होता है कि कई जगह पे कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर किसी चीज के बारे में कोई एक पर्सन जब सामने खड़े होकर के बताता है तो उसको हम लोग स्पीच बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं ना।
तो उसकी डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आती है, जैसे देखो फर्स्ट यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, द कम्युनिकेशन और एक्सप्रेस ऑफ द थॉट्स इन स्पोकन वर्ड्स। आप जो बोलते हैं और आपके जो बोलने का तरीका है, आपके बोले गए शब्द या फिर आपका कम्युनिकेशन का तरीका, ये सारी चीजें एक भाषण के अंदर पे आता है कि नहीं आता है? आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो, आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, ये सब किस चीज में आता है? आपके स्पीच के अंदर में आता है, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ स्पोकन वर्ड्स कन्वर्सेशन। कई बार ऐसा होता है कि ना हम लोग जो शब्द बोलते हैं, तो अगर कोई अगर किसी चीज को अगर बोल रहा है तो सामने में एक पर्सन और भी होता है जो इस चीज को सुन रहा है, होता है कि नहीं होता है? अगर जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ तो मैं आपको किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन वहां से मैं आपको अगर क्वेश्चन करती हूँ कि आपको इसके बारे में क्या पता है, या फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ, तो हम लोगों के बीच में एक बातचीत हो रही है एक ही वर्ड के ऊपर में। अगर मैं कुछ मैं बोल रही हूँ तो उसी में से सेम चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई चीजें बता रहे हो, तो यहाँ ये वर्ड्स का आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ? एक कम्युनिकेशन हुआ ना, एक कन्वर्सेशन हमारे बीच में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको मैं जो बोल रही हूँ? बस मैम आ रहा है। जैसे अभी जो करंट में मैं आपसे जो बातचीत जो कर रही हूँ, तो ये हमारे बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। यस मैम। तो मैं इसमें बीच बीच में आपसे पूछते भी जा रही हूँ ना कि आपको ये इस चीज के बारे में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं वहां पे हम दोनों साइड से एक ही बारे में बात की जा रही है ना यहाँ पे। यस मैम। तो ये क्या होता है, हमारा कन्वर्सेशन होता है। तो ये भी किसका पार्ट होता है? स्पीच का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग दैट इज स्पोकन, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड्स है तो हमारा ये कॉमन होना चाहिए कि हमारी जो लैंग्वेज है वो सेम होना चाहिए। अगर जो हम लोग जैसे भाषण अगर किसी चीज में दे रहे हैं या फिर स्पीच अगर बोल रहे हैं, तो ऐसा होता है ना कि कई बार अगर जैसे हम लोगों को अलग अलग लैंग्वेज आती है तो हमें नहीं आएगा समझ सामने वाला क्या बोल रहे हैं। तो जरूरी क्या होगा, जब हम लोग स्पीच अगर दे रहे हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है, हमारे जो वर्ड्स है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे अगर मैं अभी हिंदी में बोल रही हूँ तो सामने वाला भी उस चीज को समझे, ना कि उसका मीनिंग कुछ और निकले। समझ में आ रहा है ये चीज? हमारे जो वर्ड्स है उसका मीनिंग हम लोगों को एक ही पता होना चाहिए, तभी हमारे स्पीच का कोई मतलब है। अदरवाइज उसका कोई मतलब है, मैं बोलती ही रहूंगी, आपको नहीं समझ में आएगा तो उसका कुछ मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। यस। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर मैं पेन बोलती हूँ तो आप भी अगर उस चीज को पेन ही बोलोगे तो ही वो हम दोनों को समझ में आएगा ना। अगर कोई अगर कलम बोलेगा तो समझ में आएगा? नो मैम। नहीं आएगा ना। तो जो हमारा जो स्पीच है उसका लैंग्वेज सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हमारे जो वर्ड्स है वो भी सेम होने चाहिए और उसका एक ही मतलब हम लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ नीचे लिखा हुआ है आज यूजुअली पब्लिक डिस्कोर्स, मतलब कि हम लोग जो स्पीच अगर जो रेडी करते हैं वो एक पूरे ग्रुप में बोला जाता है, ना कि किसी एक पर्सन से बोला जाता है। तो इसलिए हमारा जो स्पीच है वो सभी लोगों के ऊपर से होना चाहिए, ना कि किसी एक ही पर्सन को डेडिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग स्पीच बोल रहे हैं या फिर बहुत सारे लोगों के सामने हम लोगों को किसी चीज को प्रेजेंट करना है, तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए कि हमें सभी लोगों को समझाना है, ना कि किसी एक पर्सन को समझाना है। उसके बाद में स्पीच का एक और पार्ट क्या होता है, लैंग्वेज, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डायलेक्ट हुआ है। लैंग्वेज का मतलब भाषा होता है और डायलेक्ट का मतलब होता है बोली। तो हमारी भाषा और बोली ये भी हमारी सेम होनी चाहिए जब हम लोग स्पीच दे रहे हैं, तभी सामने वाले को समझ में आएगा ये चीज। तो हमारी लैंग्वेज और हमारी बोली दोनों ही सेम होनी चाहिए जब हम अपनी स्पीच को रेडी कर रहे हैं। स्पीच में हम लोग जैसे स्पीच का पार्ट इंट्रोडक्शन भी होता है, तो इंट्रोडक्शन के लिए जनरली ये बोला जाता है ना कि हम हमारे इंट्रोडक्शन उसमें देते हैं जिससे जो लैंग्वेज सामने वाले को समझ में आती है। अगर हम लोग बंगाली भाषा में बंगाली लैंग्वेज में अगर इंट्रोडक्शन देंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा?
नो मैम। नहीं आएगा ना, तो इसलिए लैंग्वेज हमने स्पीच के टाइम पे ऐसी यूज करनी है जो सामने वाले को समझ में आए। वर्ड्स हमारे वही होने चाहिए जिसका सेम मीनिंग निकलता है, ठीक है। यस मैम। आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है what is the meaning of part of speech. The definition of part of speech is a class of word based on the words function, the way it works in a sentence. भाषण का जो मुख्य आधार है वो सारे हिस्सों पे डिपेंड करता है कि मतलब कि अगर हम लोग जो स्पीच दे रहे हैं तो उस पे जो चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपका एक ही मीनिंग निकलना चाहिए वर्ड्स का, आपकी जो लैंग्वेज है वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी चीज को अगर डिफाइन कर रहे हो तो उसकी परिभाषा एक ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके बारे में सभी लोगों को अलग अलग चीजें पता हो, तो ये हमारे स्पीच का कोई मतलब निकलता है। स्पीच से तात्पर्य मतलब कि आपका जो स्पीच रिफर्स टू लिखा हुआ है तो आपका स्पीच कैसा होना चाहिए, मतलब कि जब आप किसी के सामने जब बात कर रहे हो या फिर अपनी चीजों को रख रहे हो तो आपका स्पीच उस टाइम पे कैसा होना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है स्पीकिंग विद अ क्लियर वॉइस, मतलब कि आप जो बोल रहे हो वो आपकी आवाज उस समय कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ताकि सामने वाला उस चीज को समझे। जैसे बार बार बोला जाता है ना कि आप जो वो बोल रहे हो उसको लाउड बोलो, बोला जाता है कि ना कई लोग बहुत ज्यादा धीरे बोलते हैं, तो उस समय बोलते हैं ना कि आप जो बोल रहे हो उसको लाउड बोलो। आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है मैम। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इन अ वे दैट मेक स्पीच इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल, मतलब कि आप जब अगर स्पीच अगर दे रहे हो किसी चीज के बारे में बता रहे हो तो सबसे पहले आपकी आवाज क्लियर होनी चाहिए, दूसरा आप जो बोल रहे हो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि सामने वाले उस चीज को सुने ना कि इग्नोर करे, ठीक है। मतलब कि अगर आप बोलते जाओगे और उसका कोई अगर सेंस नहीं निकलेगा तो सामने वाला उस चीज को सुनेगा कि आप क्या बोल रहे हो, नहीं ना। किसी का कोई डाउट? नो मैम। क्या होना चाहिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है उसको बताओ क्या है इसका मतलब। अगर आप कहीं पे अगर स्पीच दे रहे हो तो उसमें सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? हमारी आवाज बोलना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए, और हमारी वॉइस क्लियर होनी चाहिए और जो हम बात कर रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए ताकि जो सामने वाला है वो हम लोग को सुन सके, उसको हमारी बातों को सुनने में इंटरेस्ट आए। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया हमारी था यहाँ हमारी पर बात उनको समझ में आनी चाहिए, हमारे जो वर्ड्स होने चाहिए उसकी मीनिंग्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और सबसे फर्स्ट में यहाँ पर जो मैंने बोला था आप लोगों को कि भाषण क्या है, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आया है ना। जो हम लोग पब्लिक में जो चीजें हम लोग बोलने वाले हैं तो वहां पे बोले गए शब्दों का संचार और अभिव्यक्ति वो क्लियर होना चाहिए। जो लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं उस दोनों को आनी चाहिए, मतलब कि जहां हम लोग बोलने वाले हैं वहां के लोगों को वहां की उस लैंग्वेज का सेम मीनिंग पता हो या फिर वो लोग भी उसी लैंग्वेज को यूज करे। और हमारा जो भाषण है वो पब्लिक के लिए होना चाहिए, मतलब कि ऐसा होना चाहिए जिसको कि हम लोग सार्वजनिक क्षेत्रों में बोल सके। और हमारा भाषण की पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमें समझाना किसी एक को नहीं है, बहुत सारे लोगों को होता है, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट है? भाषण क्या होता है सबसे पहले बताओ, व्हाट इज स्पीच? जो पब्लिक के सामने मतलब बोली जाती है, जैसे अभी गणतंत्रता दिवस हुआ उसमें भी बोले गए, संविधान लागू हुआ उसके संबंधित हो गया मैम। स्पीच मतलब मैम अपना जो बात है ना उसको एक्सप्रेस करना, उससे कहना और उसको समझाना, ये स्पीच के अंदर आता है।
हाँ ठीक है, ये ठीक था। उस समय क्या क्या चीजें ध्यान पे रखना है, और हमारी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। यहाँ का पॉइंट आप लोगों को समझ में है? इसका भाषण से तात्पर्य मतलब स्पीच रिफर्स टू, इसमें सबसे पहली चीज हमको क्या ध्यान में रखना है कि स्पीकिंग विद अ क्लियर वॉइस इन अ वे दैट मेक्स स्पीच इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल। आप जो बोल रहे हो वो इतना क्लियर बोलो कि सामने वाले को समझ में आए, और आपका जो स्पीच है वो बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी आपके बोलने का कोई मतलब है, अदरवाइज उस चीज को कोई सुनेगा नहीं सुनेगा। उसके बाद सेकंड यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, स्पीकिंग विदाउट हेजिटेटिंग टू मच और विदाउट रिपीटिंग वर्ड्स और साउंड्स, मतलब कि आप जो बोल रहे हो उसको बिना किसी घबराहट के बोलना है, बिना किसी हिचकिचाहट के बोलना है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज को अच्छे से नहीं बोल पाओगे तो सामने वाला उस चीज को नहीं समझ पाएगा। 7 बजे अगर आप किसी चीज को बोलते समय डरोगे तो वो आपके बोलने में ध्यान देगा या फिर आपके डरने में ध्यान देगा? हमारे डरने में ध्यान देकर वो हमारी बात समझ ही नहीं पाएगा। तो जब हम स्पीच दे रहे हैं तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 3 पूरी खाई थी सुबह, थोड़ा सा भजिया है। भूख लगा मालूम है। आगे बोलो। नहीं तुम्हें तो कुछ नहीं। स्पीकिंग विदाउट हेजिटेटिंग टू मच और विदाउट रिपीटिंग वर्ड्स और साउंड्स, मतलब कि आप जो बोल रहे हो उसको बिना घबराए बिना डरे बोलना है, और आगे जो लिखा हुआ है कि आप जो वर्ड्स या फिर जो लाइन बोल रहे हो उसको बार बार हमको क्या करना है, दोहराना नहीं है। जब आप भाषण या फिर स्पीच जब आप रेडी कर रहे हो तब आपको डरना नहीं है। दूसरा, साथ ही साथ आप लोगों को वो लाइन को बार बार रिपीट नहीं करना है। आया समझ? आया या नहीं आया? आया मैम। अम्बा बताओ क्या है सेकंड लाइन का मतलब? हम जब ज्यादा बोलते हैं हिचकिचाहट के साथ नहीं बोलना चाहिए। अगर हिचकिचाहट के साथ बोलेंगे तो वो सुनने वाला ना यानी इंटरेस्ट से नहीं सुनेगा, और ना जो बोलते हैं ना उसे दोहराना नहीं चाहिए। उससे उनका यानी जो सुन रहे होते हैं ना वो उनका ध्यान भी भटक जाता है और डर में ज्यादा ध्यान देते हैं, हिचकिचाहट को देखते रहते हैं। चलो ठीक है। आप बताओ अम्बा, फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइन जब आप स्पीच बोल रहे हो तो आपको कैसे बोलना है, कैसे प्रिपेयर करके बोलोगे? जब स्पीच दिया जाता है तो साफ और क्लियर बोलना चाहिए ताकि जो झिझक है वो हट जाए। और लिखा तो हुआ है बेटा, मैंने अभी तो बताई हूँ आपको। बताओ। स्पष्ट आवाज के साथ बोलना चाहिए। एक तरह के भाषण को रोचक और सार्थक बनाना चाहिए। बहुत ज्यादा हिचकिचाहट के बिना या शब्दों या और ध्वनि को दोहराया बिना बोलना चाहिए। उपासना आप बताओ। उपासना आप बताओ, स्पीच रिफर्स टू में क्या है 2 पॉइंट? क्वेश्चन दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करो। अभी मैंने बताई थी ना कि स्पीच बोलते समय आपको कैसे बोलना है, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। स्पीच बोलते समय हमें घबराना नहीं चाहिए और हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, और जो
स्पीच है उसे हमें क्लियर बोलनी चाहिए, आवाज क्लियर रहनी चाहिए और अदर लैंग्वेज मिक्स करके नहीं बोलनी चाहिए। चलिए ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है being able to make sound like K and T clearly so people can understand what you say। मतलब कि जैसे कि हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि हमारा K और T वर्ड एक जैसा साउंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मुंह से बहुत सारी चीजें ऐसे निकलती है जो मतलब कि लोगों को कुछ और सुनाई देता है। होता है कि नहीं होता है? सेम कुछ वर्ड साउंड होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। हाँ, तो उस समय हम लोगों को उस टाइम जब हम लोग वर्ड जब यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को उस समय में ये ध्यान रखना है कि हम जो वर्ड जो यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से प्रोनाउंस करें ताकि सामने वाला उसका मतलब सही समझे, ना कि गलत। अगर आपको नाम अच्छे से अगर प्रोनाउंस नहीं किया, अगर जैसे वहां पे के था आपके नाम के आगे में और वो अगर उनको टी सुनाई दिया तो आपके नाम का मतलब वहां चेंज हो जाएगा ना। तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए और आपकी आवाजें स्पष्ट निकलनी चाहिए। कुछ वर्ड हम लोगों को बोलने में डिफिकल्टी होती है तो वहां पर हमारे वर्ड्स हम लोगों को सुधार करना है और क्लियर बोलना है, ठीक है, ताकि उसका मीनिंग क्या निकले, सेम निकले, ना कि अलग निकले। नहीं तो क्या होगा, वो हम बोल कुछ और रहे और सामने वाला उसको समझ कुछ और जाएगा। होगा ना ऐसा? होगा कि नहीं होगा? होगा मैम। रिपीट करो इसको एक बार। सीमा आप बताओ, स्पीच बोलते समय हमको कैसे बोलना है और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? स्पीच बोलते टाइम हमें लाउडली बोलना चाहिए, क्लियर वॉइस होनी चाहिए हमारी, ताकि जो सामने वाला सुन रहा है उसको हमारी बातों को सुनने में इंटरेस्ट आए और मीनिंगफुल बात करनी चाहिए हम लोग को। अदर अदर जो चीजें हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड, स्पीकिंग विदाउट हेजिटिंग टू मच और विदाउट रिपीटिंग वर्ड्स और साउंड। इसमें ये बोल रहा है कि हमें बिना हिचके अपनी बातों को बोलनी चाहिए और हमें बार बार वही चीजें रिपीट नहीं करनी चाहिए और हमारी जो साउंड है ना वो क्लियर होनी चाहिए। being able to make sound like K and T clearly so people can understand what you say। जो हमारी वर्ड्स कुछ जैसे कि की और टी है वो क्लियरली, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन एक जैसा निकलता है तो हम उस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्लियरली उस चीजों का बोलना चाहिए। हो गया मैम। ठीक है। शुभांगी आप बताओ। नारायणी आप बोलो। नारायणी यस मैम। आप बताओ, ये तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो। स्पष्ट बोलना चाहिए और रिपीट नहीं करना चाहिए एक ही वर्ड को बार बार। ऐसा होता है कि सामने वाले को कभी कभी डर लगता है, ज्यादा सामने में नहीं जाते हैं तो एक ही वर्ड को हिचकिचाते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं। जिसके सामने हम बोल वो ध्यान नहीं देगा, एकदम इंटरेस्ट भी नहीं लेगा हमारे बात को। और लास्ट, हम जो भी बोल रहे हैं वर्ड क्लियर होना चाहिए मैम। जो वर्ड बोल रहे हैं वो सामने वाले को स्पष्ट सुनाई देना चाहिए। इससे सामने वाला समझेगा हम। यश प्रभा आप बताओ, आपको क्या समझ आया?
यश प्रभा आप बताओ। कृतिका आप बताओ बेटा, आपको क्या समझ में आया? कृतिका आप बोलो, माइक ऑन करो बेटा अपना और बताओ आपको क्या समझ में आया। आपको जब स्पीच रेडी करना है या फिर स्पीच बोलना है तो आपको क्या क्या चीजें उस समय ध्यान में रखनी है। मैम हमें स्पीच देते समय वो बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए और हमें समझ आए ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। स्पीकिंग विद अ क्लियर वॉइस। स्पीकिंग विद क्लियर वॉइस। आगे आगे की लाइन मैं जब बता रही तब आपने सुना था ना? यस मैम। तो बताओ, जितना समझ में आया उतना बताओ। हमें स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए मैम, जो क्लियरली सामने वाले को हमारा वर्ड समझ आए ऐसे बोलना चाहिए और हिचकिचाना नहीं चाहिए। आप लोग साथ साथ पे ना ये कुछ कुछ जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उसको नोट करते जाओगे, ठीक है, कि उसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आप लोग थर्ड लिंक को ज्वाइन करिए और यस मैम। में आ जाएगा कि आप लोगों को किस टाइप के वर्ड्स के लिए यहाँ पर मैं बात कर रही थी, ठीक है। स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? यस मैम। Presentation, you must attend this 3 hours of live training workshop on public speaking skills. कॉमन मतलब हमारी रेगुलर कॉन्वर्सेशन में हम इन्हें हमेशा यूज करते हैं। आवाज आ रही है सबको? पर इनकी प्रोनाउंसिएशन में इसलिए तो कहते हैं ना इंग्लिश इज अ क्रेजी लैंग्वेज। वेल दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। हम कहते हैं प्रोनाउंस्ड या प्रोनाउंसिंग, पर इसे कहते हैं प्रोनंसिएशन। इसमें कोई नाउन नहीं, राइट? इसे कहते हैं प्रोनंसिएशन, राइट? जैसे हिज प्रोनंसिएशन। ये सारे वर्ड्स तो आप लोग नोट भी करते जाओगे ना साथ साथ में, तो आप लोगों को याद रहेगा कि आप लोगों को कैसे इसको प्रोनाउंस करना है, ठीक है। इज क्वाइट गुड इन इंग्लिश, उसकी प्रोनंसिएशन इंग्लिश की काफी अच्छी है। तो ये है प्रोनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसमें कोई नाउन नहीं है। तो ये है हमारा दूसरा वर्ड। क्या कहेंगे इसे? सेज, राइट? आप अक्सर ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं सेज, पर ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसे कहेंगे सेज। देखिए डिफरेंस, सेज सेज, सेज सेज, राइट? He always says positive things that motivate us. मैम स्क्रीन नहीं दिख। 2 सेकंड बेटा। क्लियर हट गया मैम। मतलब वो हमेशा कुछ ऐसी बातें करता है जो हमें मोटिवेट करती है। says and not says. इसे कैसे बोलेंगे? often या often? कंफ्यूजन है ना दोस्तों? दोनों ही प्रोनाउंसिएशन है ना सही है,
राइट? ऑफन या ऑफ्टन दोनों कह सकते हैं। ऑफ्टन है ना ज्यादातर अमेरिकन यूज करते हैं, पर मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफन यूज करो, क्योंकि यही ज्यादा यूज होता है। ऑफन जब आप कहते हो ना तो टी है ना साइलेंट हो जाता है, ऑफन। पर जब आप ऑफ्टन कहोगे तो टी बहुत ही प्रोमिनेंटली प्रोनाउंस होता है, ऑफ्टन। जैसे आई ऑफन वॉच मूवीज एज दे आर रिलीज, मतलब जैसी मूवीज रिलीज होती है ना मैं देख लेता हूँ, राइट? सो ऑफन या ऑफ्टन कुछ भी कहिए, इट इज ओके। क्या कहेंगे इसे? एक्सेट्रा। दोस्तों ये गलत प्रोनाउंसिएशन, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एटसेट्रा, एटसेट्रा। जनरली हम लिखते वक्त लिखते हैं ना ETC डॉट, तो ये एक्रोनिम है एटसेट्रा का, तो इसे कहेंगे एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब वगैरह वगैरह। जैसे अगर मैं कहूँ ब्रिंग एप्पल्स, मैम स्क्रीन फिर से हट गया है ना, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर देता है। क्या कहेंगे इसे? विमेन। मैम अभी देखो चौथा क्वेश्चन, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है विमेन। मेरे ख्याल से आप वो जो मेन लिखा है ना एंड में, शो हो रहा है अभी आपको? मैम चौथा को रिवाइंड करो ना, उससे आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप कहते हो मैं। क्या कहेंगे एटसेट्रा का? तो इसे कहेंगे एटसेट्रा। जनरली हम लिखते वक्त लिखते हैं ना ETC डॉट, तो ये एक्रोनिम है एटसेट्रा, इसे कहेंगे एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब वगैरह वगैरह। जैसे अगर मैं कहूँ ब्रिंग एप्पल्स, ऑरेंजेस, मिल्क एटसेट्रा व्हाइल कमिंग होम, मतलब घर आते वक्त एप्पल्स, ऑरेंज लेते हुए आते। दोस्तों जो हमारा अगला वर्ड है ना, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर देता है। क्या कहेंगे दोस्तों? ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है वीडियो का वॉइस बढ़ाओ ना। वो जो मेन लिखा है ना एंड में, उससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ बढ़ा रही हूँ। आप लोग नोट भी करते जा रहे हो ना? क्या कहेंगे? विमेन। यस वुमेन प्लूरल होता है विमेन, मतलब बहुत सारी महिलाएं, ठीक है? मोर एंड मोर विमेन आर ज्वाइनिंग द इंडियन आर्मी, मतलब बहुत सारी महिलाएं इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रही है। चलिए अगला वर्ड है ना, वो भी विमेन से ही जुड़ा है। क्या है? लॉन्जरे। क्या कहेंगे इसे? लॉन्जरे। बहुत सारे लोग इसे कहते हैं लिंगरी, राइट? लॉन्जरे का मतलब क्या होता है? फीमेल अंडरगारमेंट्स जो होते हैं ना, उससे कहते हैं लॉन्जरे। क्या कहेंगे? द मॉल हैज अ गुड लॉन्जरे स्टोर। उस मॉल में ना एक बहुत ही अच्छा लॉन्जरे स्टोर है, मतलब फीमेल गारमेंट स्टोर है। तो दोस्तों इन लोगों से ना हम थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, और पब्लिक में इनका काफी डर भी है, पर इनको बोले कैसे? पुलिस गलत प्रोनाउंसिएशन है। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं किस वर्ड्स की बात कर रही थी वहां पे? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या फिर ऐसे ही चल रहा है बस वीडियो? आ रहा है आ रहा है ना? नोट करते जा रहे हो? फिर से चलाओ ना। और नोट करते जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? पुलिस। क्या है? पुलिस। इसमें जो लीज है ना उस पे स्ट्रेस होता है, पुलिस। ये सही प्रोनाउंसिएशन है इसकी। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। पुलिस उस मैटर का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैम वीडियो एक बार फिर से चलाओ ना। नहीं मैम अभी चलने दो, बाद में रिवाइंड करेंगे, अभी चलने दो। अगला है पोयम। क्या कहेंगे? पोयम स्कूल में हम सबने पढ़ी है, पोयम कहेंगे, गलत है। इसे कहते हैं पोअम। पोअम जैसा होता है ना वैसे पोअम, ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। द गर्ल रोट अ ब्यूटीफुल पोअम, मतलब उस लड़की ने एक खूबसूरत कविता लिखी, पोअम। दोस्तों आज क्या हुआ ना, सुबह मैं अपनी शर्ट को ना आयरन करना भूल गया। क्या मैंने सही कहा? आयरन नहीं, इसे हम कहते हैं आयन। आयन, वो ON पे आपको फोकस नहीं करना है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी आयन, राइट? जैसे आई नीड टू आयन माई क्रश्ड शर्ट, मुझे अपनी क्रश शर्ट को आयन करना होगा।
आयन। अभी ये चीज जब हमें मिलती है ना, हमें बहुत खुशी होती है। डेफिनेटली ना, फ्री की कोई चीज मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर इसे बोलेंगे कैसे? कूपन। दोस्तों कूपन है ना, गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है कूपन। क्या है? कूपन। कूपन। जैसे आई हैव 2 फ्री डिस्काउंट कूपन्स, यू कैन यूज देम। मतलब मेरे पास ना 2 फ्री डिस्काउंट कूपन्स है, तो मैंने यूज कर लिया, कूपन। अगला है ना, इसकी वजह से बहुत सारा ट्रैफिक जैम होता है। क्या कहते हैं इसे? व्हीकल नहीं, इसे कहेंगे व्हीकल। देखिए डिफरेंस, व्हीकल, व्हीकल। इसमें जो ई है ना, वो लॉन्ग वावल है, मतलब हम थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करते हैं। आप लोग ध्यान दे रहे भी हो वीडियो में या फिर बस हल्ला ही हो रहा है? लिख रहे हैं मैम, ठीक है। व्हीकल वो स्ट्रेच होता है, और एच है ना वो साइलेंट है, तो कहेंगे व्हीकल। देयर आर टू मेनी व्हीकल्स इन माय सिटी दैट कॉजेस ट्रैफिक जैम। मतलब मेरे शहर में बहुत सारे व्हीकल्स है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। दोस्तों इस वर्ड को है ना, आपने न्यूज़पेपर में काफी बार देखा होगा, राइट? पर इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं? क्या ये जेनरी है? नहीं, सही प्रोनाउंसिएशन है जॉनरा। अच्छा पहले समझते हैं जॉनरा होता क्या है। जॉनरा होता है एक कैटेगरी, जैसे संग्रह किसी चीज का। मोस्टली ये मूवीज में या म्यूजिक के लिए यूज होता है, राइट? और जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं, जैसे जॉन रा, तो हल्के सा साउंड आता है, राइट? जॉन रा, जॉनरा, राइट? जैसे व्हाट जॉनरा ऑफ म्यूजिक यू लाइक लिसनिंग टू? जॉनरा मतलब तुम्हें किस तरह का म्यूजिक पसंद है, किस कैटेगरी का म्यूजिक पसंद है, राइट? जॉनरा। दोस्तों अगला वर्ड है जो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? वीडियो। इसे कहेंगे वीडियो। वीडियो नहीं है वो, वीडियो। इसमें जो आई और ई है ना, एक शॉर्ट ई का साउंड लेता है, राइट? जैसे वीडियो, वीडियो, राइट? जैसे आई लाइक वॉचिंग इंग्लिश वीडियो लेसन फ्रॉम लर्नेक्स। आपको लर्नेक्स के इंग्लिश लेसन देखना बहुत पसंद है, राइट? अब आप जब वीडियो देखते हो तो उस पे क्या लिखते हो? कमेंट लिखते हो या कमेंट लिखते हो? आप लिखते हो कमेंट। क्या कहेंगे उसे? कमेंट, राइट? कमेंट। कमेंट रॉन्ग है, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कमेंट कहते हुए सुना, बट दैट्स रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, वी लव द कमेंट्स यू राइट। मतलब आप जो भी कमेंट्स लिखते हो हमें बहुत पसंद है। दोस्तों अभी ये जो वर्ड है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन में ना सबसे ज्यादा गलती होती है। क्या कहते हैं इसे? होटल या होटल? Hello and welcome to the postgraduate program offered by the Mekong School of Business. वर्ड सारे लोग नोट कर रहे हो? यस मैम, अभी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं मैम, फिर लिखेंगे उसको। मैम स्किप कीजिए ना। बोलते ना टेल, होटल, होटल, राइट? जो टेल है ना उस पे स्ट्रेस करना है, होटल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द होटल स्टे वॉज वेरी कंफर्टेबल। द होटल स्टे वॉज वेरी कंफर्टेबल। उस होटल में रहना काफी आरामदायक था। चलिए हमने यूज किया कंफर्टेबल, राइट? वही हमारा नेक्स्ट वर्ड। इसे कहेंगे कंफर्टेबल, और टेबल नहीं कहेंगे, क्योंकि इस वर्ड में टेबल लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे टेबल कहो, ये हो जाता है टबल। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। तो दोस्तों पिछले वर्ड से ही जुड़ा ये भी वर्ड है, ये है टेबल। इस वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन है टेबल। क्या कहेंगे? टेबल। वी नीड टू बाय अ डाइनिंग टेबल। जो फर्स्ट पार्ट है ना वो स्ट्रेस होता है, टेबल, टेबल। दोस्तों ये जो वर्ड जुड़ा है ना वो होटल से जुड़ा है। क्या कहेंगे इसे? सूट, क्योंकि स्पेलिंग ही वैसी है। इसे कहते हैं स्वीट। स्वीट क्या होता है? एक बड़ा कमरा होटल में, जैसे एक लिविंग रूम हो सकता है और बेडरूम हो सकता है, तो उसे कहते हैं स्वीट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई कांट अफोर्ड टू बुक अ स्वीट इन अ होटल। मेरे लिए एक स्वीट बुक करना होटल में काफी महंगा होगा, मुझे नहीं जमेगा, राइट? स्वीट। दोस्तों ये जो वर्ड है ना काफी सारे स्टूडेंट्स को तकलीफ देता है। कैसे करेंगे इसे प्रोनाउंस? इसे कहेंगे रेस्टोरेंट नहीं,
इसे कहते हैं रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, रेस्ट आराम करना, रेस्टोरेंट, दैट्स ऑल, 2 ही सिलेबल है, रेस्टोरेंट। और बहुत सारे लोग हैं ना रेस्टोरेंट और होटल में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए होटल जो होता है ना वो रहने के लिए होता है और रेस्टोरेंट खाने के लिए होता है। तो आज ये कंफ्यूजन भी दूर कर लीजिए, राइट? होटल रहने के लिए, रेस्टोरेंट खाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ चाइनीज रेस्टोरेंट इनसाइड द होटल, मतलब उस होटल के अंदर एक चाइनीज रेस्टोरेंट है। दोस्तों जब हम होटल में कमरा बुक करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। क्या सही कहा मैंने? ब्रेकफास्ट। गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसे कहते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जो सबसे सुबह हम खाते हैं ना, सबसे पहले वो होता है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट नहीं होता है। वैसे आपको पता है मैंने सुबह आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया? मैंने खाया पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा, राइट? ये है इसकी सही प्रोनाउंसिएशन। बहुत सारे लोग इसे कहते हैं पिज़्ज़ा, वो गलत है, इट्स पिज़्ज़ा। क्या है? पिज़्ज़ा। आई यूजुअली हैव पिज़्ज़ा फॉर ब्रेकफास्ट। मैं आमतौर ब्रेकफास्ट के लिए पिज़्ज़ा खाता हूं। क्लियर? अच्छा दोस्तों, ब्रेकफास्ट खाने के बाद है ना थोड़ा सा मीठा खाने का मन करता है, राइट? थोड़ा सा कुछ स्वीट हो जाए तो मजा आ जाता है। तो मैं क्या खाता हूं पता है? मैं खाता हूं चॉकलेट। क्या कहेंगे? चॉकलेट। चोकोलेट नहीं, चॉकलेट। चॉक होता है ना वो लिखने वाला चॉक, चॉकलेट, LET वाला लेट। सो चॉकलेट, सो दैट्स चॉकलेट। आई ऑलवेज ईट चॉकलेट आफ्टर माई मील, मतलब मेरा खाने के बाद मैं अक्सर चॉकलेट खाता हूं। चॉकलेट। दोस्तों मीठे में चॉकलेट खाने की वजह हम और भी तो कुछ खा सकते हैं, पर उस मीठे को कहते क्या है जो हम जनरली खाना खाने के बाद खाते हैं? डेजर्ट। वो तो रेगिस्तान है डेजर्ट, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं डिजर्ट। डिफरेंस देखिए, डिजर्ट मीठा खाना और डेजर्ट रेगिस्तान। डिजर्ट, डेजर्ट, कंफ्यूज मत होइए, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आफ्टर माई मील आई लाइक हैविंग डिजर्ट। क्लियर? दोस्तों चलिए, जैसे टेस्ट की बात हो रही है ना, तो इसे क्या कहेंगे? सार। जैसे हॉट एंड सार सूप नहीं, इसे कहते हैं सावर। हॉट एंड सावर सूप, राइट? सावर। जैसे आई लाइक टू स्टार्ट माई मील विथ अ हॉट एंड सावर सूप। मुझे खाना शुरू करने के पहले एक हॉट एंड सावर सूप पीना पसंद है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, सूप हमें किस में मिलता है? बाउल में। हमें सूप मिलता है बोल में। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है बोल, बावल नहीं, बोल। अच्छा चलिए, खाना वगैरह सब हो गया, खाने का हमने बिल भर दिया। बिल के बाद हमें क्या मिलता है? रसीद। हमें मिलती है रिसीट। क्या मिलती है? रिसीट। रिसीट। इसमें जो पी है ना वो साइलेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई पेड माई होटल बिल एंड गॉट अ रिसीट। मैंने अपना होटल का बिल भर दिया और मुझे रिसीट मिल गई। ऑलवेज टेक अ रिसीट फॉर अ मोबाइल फोन टू क्लेम वारंटी इन द फ्यूचर। मतलब जब भी आप मोबाइल फोन खरीदो तो उसकी रिसीट जरूर लेना ताकि आप वारंटी क्लेम कर सको। चलिए, बात आती है बिल भरने से। अगर आप आपका बिल नहीं भरोगे, जैसे बहुत सारे हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरेंगे तो हम पे क्या चढ़ जाता है? कर्जा चढ़ जाता है। पर इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं डेथ। क्या कहेंगे? डेथ। बी इज साइलेंट, दिस इज डेथ, राइट? सो दिस इज डेथ। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जहां पे हमने सीखा 25 कॉमन वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन। मैं उम्मीद करता हूं कि इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आज के बाद आया समझ में आप लोगों को वर्ड्स? उच्चारण उसका वो उच्चारण सारे कुछ अलग लगा आप लोगों को सुनने में? तो अभी समझ में आया कि यहाँ पे जो लास्ट वाली जो लाइन जो लिखी हुई थी वो क्यों यूज में आई है? यस मैम।
तो हम लोगों को हमारे जो बोलने का जो वर्ड्स है, हमारी जो लैंग्वेज है, अब उसमें ध्यान देना है, और जो हम जो बोल रहे हैं उसको क्लियर बोलना है। जो मतलब स्पेलिंग हम लोग जो बोल रहे हैं वो आपसे ध्यान में रहेगा ना कि हम लोग उसके वर्ड्स को सही प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है? आया कि नहीं आया उसमें से वर्ड्स आपको समझ? आया मैम। आया मैम। चलिए ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? मैम हाँ बोलो। वो रिसिप्ट को रिसीट करके बोला, लेकिन हम लोग जैसे रिसीट बोलेंगे ना तो बहुत लोग उस चीज को रिसीट ही लिखेंगे, मतलब रिसिप्ट होगा ऐसे करके, मतलब जान ही नहीं पाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं हम लोग। वही चीजों को ध्यान में रखना है ना बेटा। हम लोगों को आपके लिए बस ये वीडियो जो मैंने जो अभी यहाँ पे रन किया है वो आपके नॉलेज के लिए रन किया है कि हम लोग कैसे मतलब वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। यस मैम। लेकिन हम लोग मैम क्या बोलते हैं, जैसा स्पेलिंग लिखा रहता है ना वैसे प्रोनाउंसिएशन कोशिश करते ताकि स्पेलिंग भी हमको याद रहे। ओके, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे डील करते हो। बट ये जो वीडियो अभी यहाँ पे रन किया था मैंने वो आपकी इस चीज के लिए था कि आपके जो वर्ड्स है मतलब कि जिस टाइम आप बोल रहे हो तो आपका जो उच्चारण है वो सही होना चाहिए, उसके लिए था ये। अभी जो स्पेलिंग्स है आप लोग उसको नोट कर डाउन कर लीजिए, वो स्पेलिंग्स आप लोग याद कर लेना। लेकिन आपके फ्लो पे जो बोलने का जो तरीका है वो मतलब कि जैसे कि टी है तो वहां पे टी ही साउंड करना चाहिए, ना कि वो के साउंड करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो हम बोलते हैं तो वो कुछ और साउंड करता है, ये इसके लिए था। यस मैम। ठीक है, वो जो वर्ड्स आपने जो लिखे हैं आप उसको नोट डाउन कर लो, वो हमारे लिए यूज में आएंगे। यस मैम। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है आज का? नो स्टार्टिंग मैम। से एक बार रिपीट कर ले। यस मैम। स्पीच क्या होता है बताओ? स्पीच क्या होता है बताओ? चंद्रा आप बताओ। स्पीच मतलब भाषण देना मैम। जैसे कि अभी 26 जनवरी में कोई भी एक स्टेज पे आके भाषण दे तो स्पष्ट और सही बोलना चाहिए, और वहाँ स्टेज पे हिचकिचाना नहीं चाहिए, किसी भी वर्ड को बार बार नहीं बोलना चाहिए, किसी भी चीज का उच्चारण अच्छे से करना चाहिए ताकि सामने वाले को भी समझ में आए। सीमा आप बताओ। यस मैम। हाँ बताओ, क्या समझ में आया? स्पीच हमारा कैसा होना चाहिए, हमें क्या क्या चीजें उसमें ध्यान में रखना है? स्पीच बोलते टाइम मैम हमारी वॉइस जो है वो क्लियर होनी चाहिए, और हमें मीनिंगफुल बात करनी चाहिए, मीनिंगलेस जो वर्ड है उसको नहीं बोलना चाहिए। और सेकंड थिंग कि हमें जो जब हम लोग बोल रहे हैं तो हमें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, आराम से बोलना चाहिए ताकि जो सामने वाला है वो हमारी बात को समझ सके, और वही चीजों को रिपीट नहीं करनी चाहिए हमारी बातों में हमको। और थर्ड चीज ये कि जो जैसे कि के और टी जो वर्डिंग है उसको सही से प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नारायणी आप बताओ स्पीच क्या होता है? नारायणी आप बताओ स्पीच क्या होता है बेटा? स्लाइड हट गया मैम। किसी भी टॉपिक पे कुछ बहुत देर तक कुछ बोलना ही स्पीच होता है। जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो बोलते हैं। बस इतना ही बताया था क्या मैंने? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज स्पीच, एक्सप्लेन। ये देखो ये सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताई कि नहीं? इसको बताओ ना।
बोले गए शब्दों का आदान प्रदान, बातचीत। सबसे फर्स्ट वाली लाइन को बताओ सबसे पहले। स्पीच क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। फर्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या बोलना है। द कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन स्पोकन वर्ड्स। बोले गए शब्दों में विचारों का संचार व अभिव्यक्ति। मतलब कि जो हम बोल रहे हैं उसका कम्युनिकेशन, जो जैसे हम लोग करते हैं, हमारे थॉट्स जो है वो हम लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, ये सब किसके अंडर आता है? स्पीच के अंदर आता है। ठीक है। सेकंड और क्या लिखा हुआ है वहां पे? एक्सचेंज ऑफ स्पोकन वर्ड्स कन्वर्सेशन, मतलब कि हमारा कन्वर्सेशन है वो सेम वर्ड्स का होना चाहिए। जब जो चीज हम बोल रहे हैं वो सामने वाले को भी समझ में आनी चाहिए, उस वर्ड्स के मीनिंग सेम होने चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। तो बताओ ना इन सबको। आगे देखो यहाँ पर और लिखा हुआ है समथिंग दैट स्पोकन, मतलब कि जो हम लोग जो बोली जो यूज में ला रहे हैं या फिर जिस चीज का हम उच्चारण कर रहे हैं वो अच्छे से करना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताई थी ना, तो बता क्यों नहीं पा रहा? यस मैम। पब्लिक स्पीच कहाँ दी जाती है? सार्वजनिक क्षेत्रों में दी जाती है कि नहीं? पब्लिक सेक्टर्स में यूज होती है ना स्पीच। यस मैम। तो वहां पर बोलते समय जिन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीजें मैं भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, बोली कैसी होनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, मीनिंग्स वर्ड्स के सेम निकलने चाहिए, हमारी भाषा एक जैसी होनी चाहिए। वही वही चीजें तो है, और कितनी बार रिपीट करूं मैं? बताओ इसको। हमें स्पीच कर रहे हैं तो सार्वजनिक भाषा का ही यूज करना चाहिए, जो आम तौर पर सुनते हैं। एकदम से नए वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए मैम, जो सामने वाले को समझ भी ना आए। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए, स्पष्ट, सटीक। इसको बताओ। सीमा आप बताओ, क्या बताई थी मैंने यहाँ पर? The definition of a part of speech is a class of words based on the word's function, the way it works in a sentence. भाषण के एक हिस्से की परिभाषा शब्द के कार्य के आधार पर शब्दों का एक वर्ग है, जिस तरह से यह एक वाक्य में काम करता है। मैम, जो हम लोग भाषा बोलते हैं वो एक वाक्य के रूप में काम करता है, और जो स्पीच है वो एक भाषा के थ्रू ही उसको बोला जाता है, और वो मतलब कम्युनिकेट करने के लिए वो इजी पड़ता है वो। और उस टाइम पे हमारी लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए? जो सार्वजनिक, जो सबको समझ में आए, हमें वैसे लैंग्वेज पे यूज करना चाहिए मैम, क्योंकि स्पीच का यूज हम लोग सार्वजनिक स्थान पे ही करते हैं। और वर्ड्स हमारे उस टाइम कैसे होने चाहिए? क्लियर होने क्या मैम? चाहिए। वर्ड्स हमारे कैसे होने चाहिए उस टाइम? क्लियर होने चाहिए। ठीक है। नीलू आप बताओ बेटा, यहाँ पे स्पीच रिफर्स टू में तीन पॉइंट्स मैंने बताई थी ना, एक पॉइंट को आप रीड करो और इसका मतलब क्या है बताओ। यस मैम। स्पीकिंग विथ ए क्लियर वॉइस इन ए वे ऐसे दैट इसको पूरा एक साथ नहीं पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ना, स्पीकिंग विथ अ क्लियर वॉइस। यहाँ पे फिर थोड़ा सा यहाँ पे कॉमा लगा है ना, तो थोड़ा सा रुकते हैं। तो इसका इस लाइन का मतलब अलग है, स्पष्ट आवाज के साथ बोलना, उसके बाद आगे की लाइन आपको पढ़ना है।
एक साथ नहीं पढ़ते हैं पूरा। हिंदी को बोल रही हूँ मैम। इंग्लिश का भी रीड करते जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? रीड करने से तो आप पढ़ पाओगे ना, अभी पढ़ोगे तभी तो आप बाद में पढ़ पाओगे, कोई इशू नहीं है, पढ़ो। स्पीकिंग विथ ए क्लियर वॉइस इन ए वे, क्लियर वॉइस, उसके बाद थोड़ा सा रुकना है, फिर आगे का पढ़ना है। in a way that make speech interesting and meaningful. Speaking with a clear voice in a way that make speech interesting and meaningful. इसका मतलब ये होता है कि आप जो स्पीच आप दे रहे हो, आपको उसको स्पष्ट बोलना है, मतलब कि आप जो वर्ड्स जो यूज कर रहे हो उसको आपको क्लियर बोलना है और लाउड बोलना है, ठीक है। और जो जिस चीज पे आप स्पीच दे रहे हो उसको इंटरेस्टिंग बनाना है थोड़ा सा। अगर आप उसको इंटरेस्टिंग नहीं रखोगे तो कोई इस चीज को सुनेगा नहीं, आपकी बातों को इग्नोर करेगा, तो आपकी स्पीच देने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। यस मैम। सेकंड वाली लाइन पे मैंने आप लोगों को बताई थी कि बिना डरे आपको आपकी बातों को सामने में बोलना है, ठीक है, और बार बार एक ही वर्ड को रिपीट नहीं करना है। थर्ड वाले पॉइंट में ये है कि आप जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपका सही होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए वहां पे लिखा हुआ है कि कई बार ऐसा होता है कि के हमारा टी के जैसे साउंड करता है, तो वहां पे हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि वर्ड्स के जो मीनिंग है वो सेम निकले, ना कि अलग अलग। समझ में आया आज का सबको को? आगे मैं आप लोगों को इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगी और इसके अंदर जो कंटेंट है वो सारे आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। स्पीकिंग के टाइम पे ये सारे पार्ट्स यूज में आते हैं, इसको हम लोग पहले एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आज का समझ में आया सबको? यस मैम। क्लास खत्म करें? यस मैम।